क्योंकि आपको मैं एक मूल पते की बात बता के जा रहा हूं, टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है। साइंस यूनिवर्सल हुआ करता है, साइंस जो भारत में है वो अमेरिका में भी होगा, वही फ्रांस में भी होगा, वो जर्मनी में भी होगा, वो यूरोप के किसी भी देश में होगा, लैटिन अमेरिका में भी होगा, टिम्बकटू में भी होगा, कहीं भी होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी हमेशा अपने स्थानिक जरूरतों के आधार पर बनती है। तो उसी विलियम एडम की रिपोर्ट से एक और मुझे इशारा मिल रहा है जिस पर मेरा काम करने का मन है। विलियम एडम कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को छठवीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता मेटल प्लेट में। लेकिन वो आश्चर्य क्या कह रहा है उस रिपोर्ट में? वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोग 6वीं 7वीं शताब्दी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जब किसी मेटल प्लेट को गर्म करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी टेलीविजन नहीं बनाने की कोशिश की। क्यों? समझने वाली बात। हम अगर 6वीं 7वीं शताब्दी से यह बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के एमिशन की थ्योरीज इस देश में मौजूद है 6वीं शताब्दी में, तो हमने कभी टेलीविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हमारी जरूरत नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी यूरोप ने कब जानी है? यूरोप वाले खुद स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी हमको ईस्ट से मिली, वेस्ट में नहीं थी। यहां से चीन गई होगी, चीन से फिर यूरोप में गई है। तो यूरोपियन लोग कहते हैं, फ्रांस में मैंने देखा, फ्रांस में सोरबोन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है, तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बेयर्ड पर। जेएल बेयर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया, ऐसा मानते हैं 1926 में। तो जेएल बेयर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में, तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा। क्या लिख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके मन में कैलकुलेशंस चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया। तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की, तो जेएल बेयर्ड के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में, क्योंकि वो मूलतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, तो वो लिख रहा है खुद कि मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात को। तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया। तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई, हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी गंभीरता ये है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे, ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है, वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं, ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करे। तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने यह काम किया। क्यों किया? तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में। जेएल बेयर्ड की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, व्हाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया। तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मजबूरी क्या है? तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे। तो बैठे बैठे उसको देखते रहें, और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने के बाद लोगों के मन में विचार पैदा होना बंद हो जाए। हाँ, तो वो कह रहा है कि मुझे फ्रांस सरकार कह रही है ऐसी एक मशीन की जरूरत है। क्यों मशीन की जरूरत है? तो वो कह रहा है कि मेरा जो देश है फ्रांस या यूरोप का पूरा इलाका, यहां पर एक बड़ी बुरी परंपरा है। अब उसको आप चाहे जैसे कहें, बुरी परंपरा क्या है कि वहां हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। तो लोगों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है यूरोप में, हजारों साल पुरानी परंपरा। तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते हैं। तो वहां क्या होता है, समाज में यह माना जाता है कि गुलाम आदमी जो होता है वो कभी मौलिक चिंतन नहीं करता। उसका जो मालिक होता है, चिंतन सारा मालिक करता है। गुलाम को उस चिंतन के आधार पर चलने का ही अधिकार होता है, वो कुछ अपने से नहीं सोच सकता। तो यूरोप में बड़े लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की परंपरा है। फिर बाद में क्या हुआ है, 19वीं शताब्दी के बाद से 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। फ्रांस में भी हुए हैं, जर्मनी में भी हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन आयरलैंड में हुआ है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे आपके, हमको आजादी चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो जो जातियां पहले गुलाम रह चुकी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में गुलाम बनाने वाली जाति रही है नॉर्मन्स की। जो फ्रांस में एक इलाका है नॉर्मादी, वहां से जो एक जाति निकली है नॉर्मन्स, इन्होंने दुनिया के एक बड़े इलाके को सबसे लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। और ये नॉर्मन्स ही हैं जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड को गुलाम बनाया। इंग्लैंड भी गुलाम रहा है फ्रांस का 10वीं और 11वीं शताब्दी में।
तो नॉर्मन्स लोगों ने जब इंग्लैंड को गुलाम बनाया है तो उसमें जो गुलामी के बाद की व्यवस्थाएं हैं उनको वो लागू कराते हैं। तो उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि गुलाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही चलेंगे जैसे मालिक कहेगा। तो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गुलाम थे तब तो आसानी से चल रहा था सब, फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई, और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है। तो फ्रांस में प्रॉब्लम यह है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, इसलिए इनको आजादी तो दे दो लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो जहां से ये उठकर नहीं आ सके। तो टीवी चाहिए हमको, एक मशीन चाहिए। तो वो कह रहा है कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का, इसका उपयोग क्या किया जाए वो हमारे देश की परिस्थिति पर निर्भर है, और हमको ऐसी एक मशीन बनानी है। तो उसने टेलीविजन के बारे में किस्से कहानियां लिखी अपनी उस किताब में, पहले कैसा बना बाद में कैसे बना। पहले उसमें सिर्फ साउंड आता था, फिर बाद में सिर्फ पिक्चर आता था, फिर बड़ी मेहनत की तो साउंड पिक्चर दोनों आना शुरू हुआ, वगैरह वगैरह, वो डिटेल बात है। अंत में वो लिख रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मशीन ऐसी ना बन जाए एक दिन कि सबको पागल बना दे। हाँ, और वो मर गया बेचारा, बाद में यही हुआ है, बाद में यही हुआ है। तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पास वो साइंस था, हम वो थ्योरी जानते थे, लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है। यहां हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति आजाद है। पता है कैसे? वो एक छोटी सी बात को समझिए। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी, मैं मेरी माँ को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है खाना बनाने के पहले। एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा चींटी को आटा क्यों डालती है, तो ये कहने लगी कि ये मेरा धर्म है। तो मैंने कहा ये धर्म का मतलब क्या है, चींटी को आटा क्यों डाल? तो चींटी को आटा इसलिए डालना कि उसको भी जिंदा रहने का हक है, और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझको। तो ये चींटी को मारना नहीं है, क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूं। माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनो दो की कल्पना है, ये बहुत गहरी कल्पना है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है, उसके साथ तुम भी जिंदा रहो। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है, ये परंपरा है भारत की। प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते, प्रकृति के साथ चल सकते। तो यहां की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और हर एक में जीव है तो हर जीव को जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है। तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने दो। The most important tool that is used to keep people in check and prevent them from ever becoming truly aware is television. Television is the greatest and most all-pervasive hypnotist and propaganda tool ever conceived. TV teaches people what to think, but not how to think. And TV has given modern humans an utterly false perception of society, of the world, and of each other. Through TV, the power elite have succeeded in creating a distracted, misinformed, divided and class-driven society suffering historical amnesia and completely oblivious to the true realities of their surroundings. And all of these people view themselves as truly informed and are very quick to berate and ridicule anyone who offers them an alternate perspective. Subsequently, through the ideas put into their heads by TV and through a TV-driven obsession with the collecting of meaningless trinkets, fashions and possessions that the TV tells them defines who they are as people, the power elite have also managed to rob most of the common man of their wealth, their lands, their skills, their education and their history. But most importantly, it has robbed people of their ability to think critically and objectively. And that is exactly what television was designed to do and exactly why it was invented. Every television set is also specifically designed to emit alpha waves. These can be clearly seen as a series of horizontal lines that run across the screen from top to bottom at regular intervals when using a camera to film an operating TV set, but they cannot be detected by the naked eye. These regular lines are not simply a normal part of the functioning of your picture tube. They are there for a particular reason, and they travel across the screen at a predetermined and very specific pace. How often have you seen someone sit at a TV and say, "I don't like this program," and yet they sit there and watch it anyway? How often have you done it yourself?
It is because these horizontal lines are there to generate these hypnotic alpha waves. Alpha waves place you into a trance-like state as you are told what to think by scripted newsreaders, and told what to buy, what to wear, where to go, and always kept otherwise distracted by sport, meaningless celebrity gossip, and a barrage of sex and entertainment, nowadays ever more frequently punctuated by messages of fear and warnings of imminent terror. These alpha waves produced by your TV set affect your electrical field even if you are not watching it. The TV merely has to be on. They become addictive as your body becomes used to the energy field, and many people would simply feel unable to cope without the daily fix of their favourite TV show. Then this hypnotic state carries on throughout the day as people work robot-like at their given tasks, usually discussing whatever the television taught them with their co-workers. Often people think they are discussing their own thoughts, but when the conversation is really analysed, it's usually not. It's about what show they watched last night, or sport, or something they learned from the Discovery Channel, their feelings towards the opposite sex, or perhaps something like the War on Terror. And whether they realise it or not, what they are talking about, and 98% of what they think they know about anything at all, has been taught to them by the television, or by print media that is wholly owned and controlled by the very same 6 people who own all the TV stations. That's right, 6 people. 60 years ago, the media in the Western world was run by 86 small corporations, who all competed to deliver the best and most informative news. Today, it is run as a well-oiled, very streamlined and tightly controlled machine by just 6, who now control all major Western mainstream television and print media. And with the current rate of corporate growth, that number is set to soon drop to 3. This has set an extremely dangerous precedent, as it means that all televised and mainstream print media is now controlled by very, very few people. For a better and more informed perspective, obtain your news online from one of the many emerging independent websites, and go to many sites from different countries and sources to compare the same story from a variety of perspectives. You have been told that the internet is an unreliable source of information, and it is true that there are many bogus websites. But there is also a lot of very reliable information from very reliable sources, if you look in the right places. And remember, the ones who are telling you the thousands of independent websites who have opposing views to the mainstream shouldn't be trusted number only 6. It is just that it is those 6 who control all major media. So those 6 are able to control most of what information gets to the general public, and how such information is presented. It must also be duly considered that all of these 6 media corporations have extremely close ties to major financial institutions and arms manufacturers. Such a conflict of interest immediately poses huge questions regarding the objectivity and reliability of any information presented by these organizations. And if that were not bad enough, each one of these 6 corporations gets their news from only one of 2 sources: Reuters or the Associated Press. These 2 organizations serve as an international news pool and channel all information down to the networks. Only Reuters actually owns the Associated Press, and Reuters itself is wholly owned by the Rothschilds. This is why there is never any negative press about the World Bank or the international banking cartels reported to the people by the mainstream media. It is why the majority of people have no idea about Codex Alimentarius or the real effects of fluoride, and simply do not know how the world and its corrupt money system is really run. There's a method to their madness. There's really not much method to yours, because you're operating from a place of ignorance, and until you change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things, not understanding the nature of your enemy. And if you don't understand the nature of your enemy and the weapons they use, you cannot fight that enemy. You can't fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. That's why you're losing the war. The moment the people in this country cease to be dangerous men, they're going to be the